देखें, इस चैप्टर में हमने क्या कर लिया है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, है ना, ये कंप्लीट कर लिए। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग बनाए फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की, कि क्या क्या इसके अंदर फिजिकली, इनके अंदर क्या कलर है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इनकी डेंसिटी क्या है, इनकी डाइपोल मूवमेंट क्या है, इनकी सोलिबिलिटी क्या है, ठीक है ना। इस सारे के बारे में हमें इसको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट पॉइंट बना के लिखें। फर्स्ट पॉइंट में लिखें एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स are colorless. Alkyl halides are colorless when pure, but bromides particularly iodides develop color when exposed to light. Exposed to light. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड्स एंड chlorofluoromethane are gases at room temperature, are gases at room temperature. ठीक है जी। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, इथाइल क्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोमीथेन, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? गैसेस नेचर के होते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट पॉइंट में मैनी वोलाटाइल हैलोजन कंपाउंड्स, मैनी वोलाटाइल VOLATILE वोलाटाइल हैलोजन कंपाउंड्स have sweet smell, कि काफी हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वीट स्मेल होती है, उनकी जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है भाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो लिखिए इसमें फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में पहले लिखे हेलो एल्केन में, पहले लिखो हेलो एल्केन, कि पहले हम हेलो एल्केन का स्टडी कर रहे हैं। हेलो एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टडी कर रहे हैं। तो लिखें बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ
boiling points of chloride, bromides and iodides, boiling points of chloride, bromides and iodides are higher than those of hydrocarbon, are higher than those of हाइड्रोकार्बन। क्या मतलब है इसका, समझे भाई? उसने बोला है कि आपके पास कोई क्लोराइड हो, कोई ब्रोमाइड हो या कोई आयोडाइड हो, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो सिर्फ, उनसे बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा होगा। क्यों, समझे? देखें, बॉइलिंग पॉइंट पहली बात तो होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे किसी लिक्विड को आप हीट करो। कई बच्चे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होने लग जाए वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट वो गलत डेफिनेशन है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर आपने किसी लिक्विड को हीट किया और उस लिक्विड का वेपर प्रेशर और जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है वो जिस टेम्परेचर पर इक्वल हो जाते हैं, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? मैंने बोला इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। क्यों? तो समझे, हमें पता है जो हेलोजन होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बताया था ये आपको। जिसकी वजह से इनके ऊपर तो क्या आ जाता है, नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव। यही होता है। और ये नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से इनके बीच में बनती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बनती है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से इनकी जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जिस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा। समझ में आई बात सबको या नहीं? दोबारा समझे क्या बोला मैंने, कि जो आपके पास ये एल्काइल हैलाइड्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। क्यों? तो मैंने बोला एल्काइल हैलाइड्स में जो आपकी डाइपोल इंटरेक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इनकी हेलोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से इन पे नेगेटिव और पॉजिटिव बनता है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे को जोड़े रखते हैं। तो वो जो फोर्स है वो इसके फोर्स से क्या है, ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा होता है। समझ में आई बात? क्लियर है सबको? दूसरी पॉइंट समझे, लिखो। इसमें मैंने लिखवा दिया आपको क्यों होता है ज्यादा, नहीं लिखवाया ना, तो लिखे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन and van der Waals force ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है और van der Waals फोर्स ज्यादा होता है। समझ में आ गई बात सबको? अब समझना नेक्स्ट पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए फर्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं इसमें क्या, कि अगर सेम एल्काइल ग्रुप हो, सेम एल्काइल ग्रुप, हेलोजन डिफरेंट, हेलोजन क्या हो, डिफरेंट। समझना ध्यान से, मतलब क्या है इसका। जैसे मैं बोल देता हूं कि आपके पास ये आर ग्रुप है, ये आई बी आर सी एल एफ है ना, मतलब एल्काइल ग्रुप सेम है सब में। जैसे इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड, सब में एल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। इथाइल सब में क्या है, सेम है। चेंज क्या है, आयोडीन।
ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना। तब अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना हो किसका ज्यादा होगा, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन दी ग्रुप जाते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज या इंक्रीज, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज। एटॉमिक साइज बढ़ने से इनका मोलिकुलर मास भी बढ़ता है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है। इसका एटॉमिक नंबर 9, इसका क्या होता है 17, इसका क्या होता है 35। तो क्या हो रहा है डाउन दी ग्रुप, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से मोलिकुलर मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। मोलिकुलर मास बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो इनका जो बॉन्डिंग है वो भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। वंडरवॉल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे वंडरवॉल फोर्स भी बढ़ता जाएगा, और वंडरवॉल फोर्स बढ़ता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो आप बोलोगे कि बॉइलिंग पॉइंट ये होगा, मतलब आयोडीन का सबसे ज्यादा, ब्रोमीन का कम, फिर क्लोरीन का कम, फिर फ्लोरीन का सबसे कम। क्लियर है बात। क्या लिखोगे, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या इंक्रीज हो रहा है, वंडर वॉल फोर्स इंक्रीज हो रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गई बात। ये आप सिंपल वे में लिख लो, एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज, और आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज। क्लियर है जी, नोट कर लो ये। ये कॉपी उस तरफ रखना। कर लिया नोट सभी ने। नेक्स्ट पॉइंट देखें, कर लिया भाई। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, कि एल्काइल ग्रुप डिफरेंट, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट, हेलोजन सेम, हेलोजन सेम। कैसे, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि ये है मिथाइल क्लोराइड, ये है इथाइल क्लोराइड, ये है प्रोपाइल क्लोराइड। अब देखो सब में क्या है, क्लोराइड है, सब में क्या है, क्लोराइड। हेलोजन सेम है, लेकिन एल्काइल ग्रुप क्या है, चेंज हो रहा है ना। यहां मिथाइल था, यहां इथाइल था, यहां प्रोपाइल है। तो हमें पता है कि अगर चेन बढ़ती जाती है तो वंडरवॉल फोर्स तब भी क्या होता है, बढ़ता है, और वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट आपका ये रहेगा इस तरह से, कि एल्काइल ग्रुप इंक्रीज, एल्काइल ग्रुप इंक्रीज
मोलर मास और वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज। समझ में आ गई बात? हाँ जी, क्लियर है सबको? तो ये नोट कर ले। मैंने बोला है कि अगर यहां पर अल्काइल ग्रुप अलग हो, यहां पे अल्काइल ग्रुप सेम था ना, यहां पे अल्काइल ग्रुप अलग है लेकिन हैलोजन सेम है, जैसे यहां पे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, तो अल्काइल ग्रुप बढ़ने से चेन बढ़ती जाएगी, मोलर मास बढ़ता जाएगा और वंडरवॉल फोर्स भी बढ़ता जाएगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। कर लिया भाई नोट सभी ने? कर लिया? नेक्स्ट देखें, फॉर आइसोमेरिक, फॉर आइसोमेरिक, आइसोमेरिक के लिए, आइसोमेरिक का मतलब क्या है? देखें, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर लिखे CH3CH2Cl, ठीक है, एक आप लिखे CH3CH3Cl, एक आप लिखें CH3CH3CH3Cl। देखो यहां पर इस कार्बन के साथ एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, एक अल्काइल ग्रुप है, इस कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप है, और इस कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप है, 3। तो अल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं, अल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं। अल्काइल ग्रुप बढ़ने से क्या हो रहा है, आपकी जो ब्रांचिंग है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ब्रांचिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ब्रांचिंग अगर बढ़ रही है तो ब्रांचिंग से क्या होता है, जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज होता है। ब्रांचिंग से ब्रांचिंग इंक्रीज, वो सरफेस एरिया के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सरफेस एरिया डिक्रीज, यही होता है ना। और सरफेस एरिया डिक्रीज अगर होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो बॉन्डिंग भी क्या होगी, वीक होगी। हाँ जी, बॉन्डिंग क्या होगी, वीक। और बॉन्डिंग वीक होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। समझ में आई बात क्या बोला मैंने या नहीं? कि अगर आपकी ब्रांचिंग बढ़ रही है तो ब्रांच बढ़ने से सरफेस एरिया कम होता है, और सरफेस एरिया कम होगा तो बॉन्डिंग वीक और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। नोट कर लेंगे पॉइंट। इसको इस तरह से लिख दो, 3 और 1 4। ऐसे कर दो, 4 ही कार्बन हो सब में। तो इनमें बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, देन इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा।
कर लिया नोट सभी ने? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हेलो एरीन के लिए। किसके लिए? हेलो एरीन। हेलो एरीन में जो बॉइलिंग पॉइंट है वैसे तो वो सेम ही रहता है लगभग, मेल्टिंग पॉइंट में चेंज होता है। क्या कि मान लीजिए अगर मेल्टिंग पॉइंट आपके पास इस तरह से अगर आपको बोल दे कंपाउंड है ये, देखें बॉइलिंग पॉइंट तो लगभग रहता है इनका सेम, चेंज किस में आता है? सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट में चेंज आता है। क्या चेंज आता है? यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है पैरा का, यानी आप ये ध्यान रखना कि मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा किसका? पैरा का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा पोजीशन हायर देन ऑर्थो एंड मेटा, हायर देन ऑर्थो एंड मेटा। क्यों? देखिए ये ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन है, ये मेटा पोजीशन पे है और ये पैरा। क्यों है? क्योंकि अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये दोनों तरफ से क्या दिख रहा है? सिमेट्रिकल दिख रहा है। दोनों तरफ से क्या दिख रहा है? सिमेट्रिकल, मतलब इस तरह से है ये। तो इसकी जो पैकिंग है वो क्लोज है, मतलब इसकी जो पैकिंग है वो क्या है? क्लोज पैकिंग है। तो सेम क्रिस्टल लैटिस और क्लोज पैकिंग जो है इसकी वो क्या है? स्ट्रोंग है। तो बॉन्डिंग भी क्या होगी इसकी? स्ट्रोंग होगी, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ये चीज ध्यान रखनी है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा पोजीशन इज ग्रेटर देन ऑर्थो एंड मेटा बिकॉज किसकी वजह से? ड्यू टू सिमेट्रिकल क्रिस्टल लैटिस की बिल्कुल सेम है इनकी जो स्ट्रक्चर, उस वजह से इसकी बॉन्डिंग क्या हो गई? स्ट्रॉन्ग, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका? ज्यादा। नोट कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पैरा वाले में ज्यादा होता है हेलो एरीन का एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा ड्यू टू सिमेट्रिकल क्रिस्टल लैटिस और स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज में। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। कर लिया नोट सभी ने? सिमेट्रिकल क्रिस्टल लैटिस एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साथ में लिख लेना स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका डाइपोल मूवमेंट। ये तो हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की है। नेक्स्ट है डाइपोल मूवमेंट। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था एक दिन, ध्यान है? डाइपोल मूवमेंट, और बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा ये। देखिए डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, समझे भाई। डाइपोल मूवमेंट जैसे
मैं बोलता हूं कि मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। समझे भाई? हमें पता है कि अभी मैंने बताया था डाउन दी ग्रुप जाते हैं हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। डाइपोल मूवमेंट जो होती है मैंने बताया था ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, किस किस पे? चार्ज पे और डिस्टेंस पे। बताया था ना वहां पे भी। तो मैंने बोला था कि डाइपोल मूवमेंट चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। डाउन दी ग्रुप जब जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, मतलब डाइपोल जो चार्ज है वो डिक्रीज होता है। तो चार्ज डिक्रीज होगा तो डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगी? डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या है? फ्लोरीन की डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होनी चाहिए, फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। होता तो ऐसे ही है, लेकिन सिर्फ इस केस में ये चेंज हो जाता है। किसमें? फ्लोरीन और क्लोरीन में। क्या होता है इस केस में? क्या हो जाता है, क्लोरीन की जो डाइपोल मूवमेंट है वो फ्लोरीन से क्या होती है? ज्यादा होती है। बाकी सेम रहेगा। बाकी क्या रहेगा? सेम। समझ में आई बात क्या बोला मैंने? डाइपोल मूवमेंट डिपेंड करती है चार्ज और डिस्टेंस पे। मैंने बोला डाउन दी ग्रुप जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो डाइपोल मूवमेंट भी डिक्रीज होगी। क्लियर है? डाइपोल मूवमेंट डिक्रीज होगी, बट फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में क्लोरीन की डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होती है फ्लोरीन से। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज है एज कंपेयर टू क्लोरीन वो क्या है? बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। और क्लोरीन का जो साइज है, यानी जो एटॉमिक साइज है क्लोरीन का, एटॉमिक साइज जो है क्लोरीन का वो क्या है? मोर देन फ्लोरीन, मोर देन फ्लोरीन। जिसकी वजह से जो डिस्टेंस वाला फैक्टर है वो क्या करता है? चार्ज वाले फैक्टर को आउटवे करता है। क्या करता है? जो आउटवे करेगा। ठीक है ना? जिस वजह से हम क्या बोलेंगे कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्लोरीन की ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन से। आई बात समझ में? क्लियर है सबको क्या बोला है मैंने? हाँ जी, नोट कर लेंगे। डिस्टेंस मतलब फ्लोरीन और कार्बन के बीच में जब जुड़ेंगे वो आपस में, उस डिस्टेंस को बोल रहा है वो। ये लिख ले डाइपोल मूवमेंट का। एटॉमिक साइज क्लोरीन मोर देन फ्लोरीन, और नीचे लिख लेना डिस्टेंस फैक्टर, डिस्टेंस फैक्टर आउटवे, आउटवे इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर, आउटवे इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर। ये लिख लेना भाई कि एटॉमिक साइज क्लोरीन मोर देन फ्लोरीन बिकॉज, ऐसे बिकॉज डिस्टेंस फैक्टर आउटवे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। ये लिख लो, फिर मैं लिखवा देता हूं। ये पहले लिख लो आप ऑर्डर, फिर मैं आपको बता देता हूं। आप पहले ये ऑर्डर लिख लो, फिर मैं लिखवा देता हूं आपको। कर लिया नोट? हाँ जी, तो लिखो, मैं बता रहा हूं। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड have high dipole moment, methyl chloride have high dipole moment than methyl fluoride because atomic size of chlorine, atomic size of chlorine more than fluorine, more than fluorine
ड्यू टू दिस डिस्टेंस फैक्टर outweigh इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर outweigh इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। ठीक है जी, समझ में आया भाई सबको? ये कोई डाउट इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट है इसमें प्रॉपर्टीज का, लिखें सॉल्युबिलिटी। हाँ जी, लिखें सॉल्युबिलिटी। लिखे भाई सॉल्युबिलिटी, समझे? हम क्या बोल रहे हैं कि जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये ध्यान से समझना, क्या ये वाटर में सोल्यूबल है? क्या ये वाटर में सोल्यूबल है? ये क्वेश्चन है हमारा, समझे? आपको पता है हेलो एल्केन या हेलो एरीन जो होते हैं ये क्या होते हैं? डाइपोल नेचर के होते हैं, पता है ना हमें, जो अभी बताया था कि हेलोजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। क्लियर? दूसरा अगर मैं बात करता हूं वाटर की, वाटर भी क्या होता है? पोलर नेचर का होता है, डाइपोल नेचर का है। और हमें पता है पोलर डिजोल्व इन पोलर, लाइक डिजोल्व इन लाइक, मतलब जो जैसा है वो वैसे में ही डिजोल्व होगा। सेम नेचर का सेम नेचर में तो डिजोल्व होता है, लाइक डिजोल्व इन लाइक, ये तो प्रॉपर्टी है हमारी, केमिस्ट्री साइंस यही बोलती है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अब भाई ये दोनों बैठे हैं, है ना, अब मैं इसको बोल दूं युवराज को कि जाके भाई अरसलान के साथ बैठ जा, है ना, तो क्या पता ये मना कर दे कि सर मैं नहीं बैठूंगा, या बैठने की कोशिश भी करे तो इसको मतलब अच्छा ना लगे, है ना? क्यों? क्योंकि वाइब्स मैच नहीं करती है। कई बार होता है ना, ऐसे होता है नहीं है ऐसे, जैसे श्रेया और ये दोनों एक साथ में बैठते हैं, है ना, क्योंकि नेचर क्या है? सेम नहीं है। अगर नेचर सेम होगा तभी तो डिसॉल्व करेगा। अब इनका नेचर सेम है तो इसका मतलब क्या होने चाहिए? ये सोल्यूबल होने चाहिए या नहीं? सोल्यूबल होने चाहिए या नहीं? होने चाहिए ना। लेकिन ये सोल्यूबल ज्यादा नहीं होते, कम सोल्यूबल होते हैं। वाई? स्मॉल एक्सटेंट, कम मात्रा में सोल्यूबल होते हैं, ज्यादा में नहीं होते। क्यों? समझे भाई? देखें, जो बॉन्डिंग हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर है और वाटर में कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन। कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हेलो एल्केन हेलो एरीन इसके अंदर आएंगे और अपने बॉन्ड को तोड़ेंगे और नए बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, किसके साथ? वाटर के साथ। सोल्यूबल कब होंगे? जब वाटर के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे तभी तो सोल्यूबल होंगे। समझ में आ गई बात? तो जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, तो इनका बॉन्ड स्ट्रोंग नहीं बनता एज कंपेयर टू जो इसमें आपस में बॉन्डिंग बन रही है वाटर के मॉलिक्यूल में। हेलो एल्केन हेलो एरीन की बॉन्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल के बॉन्ड से, जो बॉन्डिंग इनके बीच में बन रही है, और जब ये इसके साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं तो बॉन्डिंग स्ट्रोंग नहीं बनती। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे भाई कई बार हस्बैंड वाइफ है ना, नई नई शादी हुई है, तो भाई 2-4 महीने एडजस्ट होने में टाइम लगता है ना,
बट जब बॉन्ड बन जाता है तो अच्छे से रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी बात हो जाए जो बहुत ही आदमी को चुभ जाती है ना। जैसे एक थप्पड़ मूवी आई थी ना, उसमें वो तापसी पन्नू को थप्पड़ मार देता है और वो बोलता है कि दिस इज नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात कोई है यार, ऐसे तो पहले मारते थे हस्बैंड वाइफ पुराने जमाने में। तो वो उस थप्पड़ वाली बात को अपनी कहां पे ले लेती है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले लेती है। बोलती है कि नहीं, आपने मुझे अगर डांटना था तो मुझे आप अकेले में जाके डांट सकते थे, मेरे को कुछ बोलना था तो, बट आपने हाउ डू यू टच मी या हाउ डू यू स्लैप मी, है ना, आपने मुझे मारा कैसे है ना। तो अब जहां पे वो एक बार कहानी खराब हो गई तो क्या वो दोबारा बन जाएगी? ऐसे नहीं बन जाती ना। वो कहां पे चली जाती है बात? डाइवोर्स तक चली जाती है। हो जाते हैं ना, सारे फैमिली वाले सब जाते हैं मनाने के लिए कि भाई कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, ये जो ज्यादा बड़ी बात कोई है ना। वो सॉरी भी फील करता है बाद में, सारे काम करता है, बट वो नहीं मानता, है ना। वही काम यहां पे क्या, कि जो इनके बीच में बॉन्डिंग थी और जब ये इसके अंदर आके मिक्स होने की कोशिश करे तो इनकी बॉन्डिंग, जो इनके बीच में बॉन्डिंग बनी हुई है, उस बॉन्डिंग जैसी बॉन्डिंग नहीं बना पाते। सो दैट्स वाई ये इसके अंदर क्या होते हैं, कम सोल्यूबल होते हैं। तो सोल्यूबल किसमें होते हैं ये होते हैं नॉन पोलर सोलवेंट में। किसमें? नॉन पोलर सोलवेंट। नॉन पोलर कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक सोलवेंट जो होते हैं। कैसे? जैसे हो गया बेंजीन, जैसे हो गया ईथर। किसमें? बेंजीन में या फिर ईथर वगैरह में। इनमें क्या होते हैं, ये अल्कोहल वगैरह में, इनमें क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। नॉन पोलर कौन से होते हैं? जो पोल नहीं बनाते। पोलर कौन से होते हैं? जो पोल बनाते हैं। ये पोल, पॉजिटिव नेगेटिव। आई बात समझ में या नहीं? क्लियर? तो लिख ले, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन are polar molecule but they are insoluble in water, insoluble in water because bonding between haloalkane and haloarine, bonding between haloalkane, haloarine and water molecules are not as strong, are not as strong, are not as strong as the hydrogen bond, as the hydrogen bond already existing between water molecule, already existing water molecule, so that they are soluble in organic solvent, they are soluble in organic solvent such as benzene, ether, alcohol, such as benzene, ether, alcohol, etc. ठीक है? क्लियर है सबको? कोई डाउट? तो ये टॉपिक आज आपने पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है ना। नहीं समझ में आए चेक कर लेना, लिंक सेंड कर दूंगा मैं ग्रुप में, ठीक है ना। और अच्छे से रिवाइज करके आना है भाई, ठीक है। तो ये आज आपका काम रहेगा।